आलोक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ऐप में जाकर के आलोक एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर निरंतर आपको कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। करंट का कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, हिस्ट्री का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो IAS, PCS, PCS, JN और NDA, CDS इन सारे एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल है। बहुत नॉर्मल दामों पर बेहतरीन जो मेरे अंदर ज्ञान की क्षमताएं हैं, मैं आपको बेहतर नॉलेज उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों उसके साथ अगर ये YouTube चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि लोगों तक मैं अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आता हूं और आज का जो एनालिसिस है वो बहुत पॉलिटिकल ही है। दैनिक जागरण का पहला जो पेज है उसमें उन्होंने बताया है कि विधानसभा चुनाव 7वां अंतिम चरण है। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ये कह पाना तो मुश्किल है, ये इस बात की तो हमें अखिलेश यादव जी की तारीफ करनी होगी कि वो चुनाव को इस बिंदु तक ले आए हैं कि कोई यह बता पाने की स्थिति में नहीं है कि ऊंट किस करोड़ बैठेगा, कौन सत्ता में रहेगा या कौन सत्ता से बाहर जाएगा, ये बता पाना आप संभव नहीं हो पा रहा है। ये 7वें चरण का चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बनारस क्षेत्र भी शामिल है और यहाँ का मतदाता अब तय करेगा कि अगर चीज़ें फंस रही हैं तो मेरे हिसाब से तो चीज़ें फंस नहीं रही है। 5 और 6वें चरण से चीज़ें क्लियर हो गए थे। 7वें चरण में एज मिलेगी, चाहे वो सपा को एज मिले, यानी 6वें चरण तक सपा 200 सीटें जीत चुकी है तो 240-30 जो भी होंगी, या 203-4, या भाजपा जीत चुकी है और भाजपा 203-4 क्रॉस 6वें चरण में कर चुकी है और जो भी सीटें मिलेंगी उनको एज की तरफ ले जाएंगी। यानी मेरा अपना अंदाजा है कि सरकार को स्टेबल आना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं कानपुर में, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका आज अभी मेरी बात कर रही थी कि नहीं खिचड़ी सरकार आनी चाहिए, लेकिन मैं खिचड़ी सरकार नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है उनका मत सही हो, मैं एक स्थिर सरकार देख रहा हूँ। जब मतदाता इतना शांत हो जाए तो स्थिर सरकार की उम्मीद आप कर सकते हैं। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं कह सकता हूँ अब मैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हूँ और आने लगा हूँ धीरे धीरे, और प्रिंट मीडिया में तो पिछले 2 साल से मेरे एडिटोरियल्स या मेरी खबरें या मेरे विचार पिछले 1.5-2 साल से हिंदुस्तान, अमर उजाला या जागरण या विश्ववार्ता जैसे न्यूज़पेपरों पर आ रहे होते हैं। दोस्तों जैसे अब अगला टॉपिक है शांत की चर्चा के बीच यूक्रेन पर हमले। देखिए अब ये तो कोई नई घटना नहीं है, न्यूज़पेपर को इसी तरह समझना है। रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि युद्ध इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की ये विदेश नीति कि हम युद्ध ही कह रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे रूस को आक्रमणकारी नहीं मान रहे हैं। तो युद्ध में ये एक बैकलॉग जो परिचर्चा है वो चलती रहेगी, युद्ध अपना चलता रहेगा और एक दिन आपको खबर आएगी कि अचानक की चीज़ें युद्ध विराम की तरफ गई हैं या विश्व युद्ध की तरफ। विश्व युद्ध की तरफ हम नहीं देख रहे हैं इस युद्ध को, क्योंकि परमाणु युद्ध कोई नहीं चाहता और अगर परमाणु युद्ध होगा तो रसिया के पास 6,000 से ज़्यादा परमाणु वेपन है, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि UN भी नहीं बोल रहा, नाटो भी नहीं बोल रहा। नाटो ना बोले अलग बात है, बट UN को बोलना चाहिए था, UN की प्रासंगिकता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले बिंदु पर आते हैं कि सत्ता का 7वां द्वार। ये कहा गया है इसमें, मैं मानता हूँ, देखो अब बाकी चुनाव पे आ जाएगा कि 7वें दौर का जो चुनाव है ये सरकार को कितना स्टेबल बनाएगा, शायद इसके लिए काम आएगा। 6 चरणों के मतदान में लगभग ये बात तय होगी कि सरकार कौन बना रहा है। चाहे बीजेपी की सरकार है तो 200-225 के ऊपर जाएगी, ये 20-25-30 सीटें पड़ेंगी, या सपा की सरकार है तो भी ये स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाएगी। एक ये पर चर्चा इसके साथ न्यूज़पेपर में है कि उद्योगों की सुरक्षा के लिए निजी एजेंसियों को तैयार करेगी CISF। मतलब औद्योगिक सुरक्षा के लिए ड्रोन विरोधी तकनीक पर काम कर रही है सरकार। अब प्राइवेटाइज सेक्टर की तरफ जा रही है, डिफेंस को प्राइवेटाइज करने जा रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सिक्योरिटी सिस्टम से हम कदम ताल मिलाकर नहीं चल पा रहे। अगर हमें उनके साथ लगातार कदम पे कदम मिलाकर चलना है तो हमें नित नए आविष्कार करने होंगे, और गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी के माहौल में नित नए आविष्कार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए उन आविष्कारों की संभावनाओं को जताने के लिए कि आविष्कार लगातार बने रहें, आविष्कारों में नए नई चीज़ें आती रहें, उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए क्या ज़रूरी है
कि उसकी भी ये जरूरी है कि उसमें कॉम्पिटिटिवनेस हो, उसमें एक तरह से कहें कि कंपटीशन की भावना हो जो लोगों को बेहतर। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जब कोई कंपटीटर ही नहीं तो कंपटीशन की भावना क्या आएगी। तो दुनिया ज़्यादा तेज़ी से डिफेंस सेक्टर में रिसर्च कर रही थी और भारत उनके साथ गति नहीं मिला पा रहा था, और इसीलिए हम केवल दुनिया के इम्पोर्टर बनकर ही रह गए थे। न्यूज़पेपर में एक खबर और है, ऑपरेशन गंगा और भारत का बढ़ता प्रभाव। मैंने कल भी बताया था पिछले क्लास में शायद कि भारत युद्ध भूमि से अपने नागरिकों को हजारों की मात्रा में लेकर के आना, आक्रमणकारी देश की सेना का भारत के झंडे को लेकर के माफ करना, हम भारत के झंडे को लेकर के वो शांत हो जाए, रास्ता दे दे, ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। तो ऑपरेशन गंगा बहुत स्ट्रांग पॉइंट लेकर के आ रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के विश्व में क्या हैसियत हो रही है। एक तीसरी खबर है कि जीएसटी की अब जो मिनिमम स्लैब है वो 5% से बढ़ाकर 8% की जा रही है। अब जब 3% टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। अब सरकार की समस्या ये है कि अगर वो टैक्स रेट नहीं बढ़ाती तो जितने खर्चे और विपरीत परिस्थितियाँ आ गई वो टैक्स कहाँ से कवर करे। अगर वो बढ़ाती है तो महंगाई बढ़ती है। तो इसी बीच में सरकारों को संतुलन रखना पड़ता है। ये सरकारों की अपनी मजबूरियां हैं, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन एज ए टीचर, एज ए एनालिस्ट मुझे आपको ये बात बताना है। आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। रूस यूक्रेन का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगा है, गैस महंगी। आज एक मेरे मित्र हैं श्री राधाकृष्ण जी, उन्होंने बताया कि कानपुर में गैस मिलनी बंद हो गई है। ये जानकारी उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और जो गुजरात से जो गैस प्लांट से गैस पूरे इंडिया में सप्लाई होती है वो नहीं हो पा रही। यूक्रेन से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया को सप्लाई होती है गैस की। हमारे पास भी सीएनजी भी उतनी मात्रा में नहीं, 1 हफ्ते का स्टॉक बचा है केवल। तो जो एनर्जी सेक्टर जो हमारा विदेश नीति का प्रमुख आधार भी बनता है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ऊर्जा ज़रूरतें, वो दुनिया के राष्ट्रों पर निर्भर है। इसीलिए भारत संपूर्ण संप्रभुता का शायद इस्तेमाल नहीं कर पाता। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। तो इसलिए इसको समझना होगा हमें सारी चीज़ों को। और आने वाले समय में इसके बाद बार बार कह रहा कि अब जो हाइड्रोजन एनर्जी, जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है, उसमें भारत दुनिया का हब बनेगा और हम उसके संपूर्ण संप्रभुता को आगे लेकर के जाएंगे। फिर एक और है कि भारत के समक्ष संतुलन साधने की चुनौती है। ये विवेक काटजू जी का लेख है जिसमें हमारे लिए यही समस्या है कि ठीक है, रूस की वाजिब शिकायतें थी, लेकिन आक्रमण तो रूस ने किया है, इसलिए यूक्रेन की तरफ लोगों का झुकाव है। लेकिन भारत क्या करे। तो भारत ने 3 स्तरीय नीति अपनाई, 3 लेयर्स नीति अपनाई। पहली है कि उसने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से रूस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि दुनिया की ये रणनीति है। 3 तरीके से हम काम करेंगे रसिया के लिए। हम यूएन के माध्यम से उस पर कूटनीतिक दबाव बनाएंगे पूरा विश्व, भारत ने ही। दूसरा, यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कराएंगे। और तीसरा, रूस के ऊपर फाइनेंशियल जो है प्रतिबंध लगाएंगे। उससे जो है रूस को हम नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। इसकी जगह पर कि हम नाटो या यूएन उनके ऊपर कोई युद्ध थोपे या युद्ध लड़ने की कोशिश करे युद्ध से बचने के लिए, क्योंकि युद्ध अगर हुआ तो ये फिर परमाणु युद्ध की तरफ जाएगा। अब भारत के लिए समस्या ये है कि एक तरफ रसिया है जिससे हम 60% डिपेंडेंसी हमारी वेपन्स पे, एक तरफ अमेरिका है जिससे हम कूटनीतिक व्यापारिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट चाहते हैं। तो एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस पर दबाव बनाए, एक तरफ रूस है कि हम अगर रूस के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो वो चाइना के पाले में चला जाएगा जो कि अभी न्यूट्रल रहता है। तो हमारी समस्या एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की है। हम अमेरिका का समर्थन करते हैं तो रसिया नाराज, हम रसिया का समर्थन करते हैं तो अमेरिका नाराज। इनमें से हम किसी को नाराज नहीं कर सकते, ना मियाँ को, ना बीबी को, मतलब न बीबी को, ना प्रेमिका को। एक तरफ प्रेमिका है, एक तरफ पत्नी है, किसको नाराज करें। बच्चे बड़े बड़े पत्नी को तलाक नहीं दे सकते, प्रेमिका दिल के बहुत करीब है, उसको छोड़ नहीं सकते। तो आप समझिए कि कैसे जो है ये चीज़ें चले। तो बस एक पुरुष की बात यह है कि भारत अगर एक पुरुष है तो अमेरिका उसकी लवर है और रसिया उसकी पत्नी है, किसको छोड़े भारत, ये एक बड़ी समस्या है। तो भारत क्या करेगा, कोशिश करेगा अमेरिका और रसिया को संतुलन बनाए, प्रेमिका और पत्नी के बीच में जहाँ तक संभव हो वो संतुलन बनाने का प्रयास करेगा। ये
चीज़ें आज के न्यूज़पेपर पर हैं जो मैंने आपको परिचर्चा के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जो न्यूनतम समय पर जो एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे तो न्यूज़पेपर को बहुत लंबा घसीट सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। करें जलीय जीवों के लिए आफत बना समुद्र में बढ़ता शोर समुद्र में बढ़ रहा है, ठीक है। इससे उनकी जो है डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है। हवा की तुलना में पानी में शोर बहुत दूर तक जाता है। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि पानी के भीतर ध्वनि प्रदूषण से कछुओं को सुनने की क्षमता कम हो रही है। और अगर एक साथ में बड़ा जहाज गुजरता है तो 24 घंटे तक जलीय जीवों को तकलीफ होती है। और समुद्र में आप देख रहे हैं बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं जिससे उनके जीवन पर भी फर्क आता है। 24 घंटे में से 5,000 नए केसेस हैं कोरोना के लिए। बड़ी अच्छी बात, भगवान करे 0 हो जाए और कभी भी आप कोरोना भारत में लौट कर ना आए। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी इस अर्चना को सुन लें और उसका जो आप कहेंगे हम करेंगे। जान देने से आप जो कह देंगे प्रभु कर देंगे। बस कोरोना से अब निजात दिलाओ, बहुत हो गया, ठीक है। उसके सिवा बेमौसम बरसात से ट्रैक्टर में गिरावट, ये आपके लिए कोई खास। जीएसटी के बैठे में 3 कर स्लैब में जीएसटी में नए कर लगाया जा रहा है और कह रहे हैं कि 14% वस्तुओं पर जो दर है वो 5% की दर से है, उसको बढ़ा देंगे और उसे अब 8% की तरफ हम लेकर के जाएंगे। कह रहे हैं दूसरे देश में छिड़े जंग की कीमत। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन आप जो ये हिंदुस्तान एनालिसिस में कह रहे हैं आलोक जोशी जी कि उसकी कीमत में है कि भारत में तेल का भाव 20% बढ़ चुका है। तो अगर युद्ध चलता रहेगा तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हमारे इतने महंगे हो जाएंगे कि उसी से हमारे देश की इकोनॉमी जो कोरोना से निकल रही है उस इकोनॉमी में बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। ये एक तरह से जो है कह रहे हैं। एक और मैडम है अश्विनी देश पांडे कि आखिर पुरुषों को कब तक प्राथमिकता मिलती रहेगी श्रमिक या उद्यमी के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी उनकी आज़ादी की तरफ। यानी पुरुष ही प्रायोरिटी में न रहे तो पुरुष की प्रायोरिटी कम कैसे होगी या बराबर कैसे होगी जब हम महिलाओं को इकोनॉमी से जोड़ देंगे। उन्हें हम श्रमिक के रूप में और इंडस्ट्रीज के रूप में जब वो इकोनॉमी में अपनी सहभागिता देने लगेंगी तो महिलाओं को भी पुरुषों की इक्विवेलेंट या पुरुषों से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एक एनालिसिस हमें न्यूज़पेपर में दिखाई दे रहा है। अब कह रहे हैं हद है, 2.5 महीने पहले मौत उन्हें भी लगा दी वैक्सीन। देख लीजिए ये भी चीज़ें चल रही हैं। और कानपुर के रनवे पर फिसला कोस्ट गार्ड का विमान। चलिए ये खबर है, लेकिन सिविल के लिए कोई ऐसी खबर नहीं। अंतिम चरण में आज 54 सीटों पर मतदान होगा। ये भी मजबूत सुरक्षा के लिए हाइब्रिड मॉडल जरूरी है, ये अमित शाह का बयान है। देश की साख से ऑपरेशन गंगा सफल। ये पुणे मेट्रो में रविवार की यात्रा के दौरान छात्रों के साथ बात कर रहे हैं मेट्रो में भारत के प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये खबरें हैं जो आपको 10 से 15 मिनट के बीच में मैं एनालिसिस करने का प्रयास करता हूं। तो उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको नॉलेज की तरफ न्यूज़पेपर में जो आपकी कमी रह जाती है पढ़ने में वो आपको हेल्प करेगी। बच्चों आज की टॉपिक को मैं ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर ये चैनल आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी